हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू एग्जामशाला। मैं विवेक भारद्वाज एक ऐसे चैप्टर के साथ उपस्थित हुआ हूं जिसका नाम है महमूद गजनवी। मेडिवल हिस्ट्री में एक ऐसे आक्रमणकारी के बारे में चर्चा करेंगे जो एक तरह से फॉरेन इन्वेडर रहा, और उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है महमूद गजनवी। और सबसे बड़ी बात, आप यहाँ पे एक चीज देखिएगा, इस महमूद गजनवी में हम क्या कवर करने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत का आपने नाम सुना होगा। इस दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले हमने पढ़ा था ऐबक डायनेस्टी, लेकिन उस ऐबक डायनेस्टी के पहले ऐसी क्या कंडीशन हो गई जिसकी वजह से कंडीशन ऐसी आ गई कि यहाँ पे फॉरेन इन्वेडर बढ़ गए, फॉरेन आक्रमणकारी बढ़ गए, विदेशी आक्रांता बढ़ गए। और इस विदेशी आक्रांता के साथ कंडीशन ऐसी हुई कि ऐसी क्या कंडीशन आ गई कि बाद में ऐबक डायनेस्टी आ गया। तो सबसे बड़ी बात हम ये देखेंगे कि पॉलिटिकल सिचुएशन हम देखेंगे, पॉलिटिकल सिचुएशन देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के पहले ऐसी क्या पॉलिटिकल सिचुएशन आ गई, और उसी को लेकर हम देखेंगे। तो हमें थोड़ा सा एंशिएंट हिस्ट्री की ओर जाना पड़ेगा, और वहां हम देखेंगे हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षवर्धन के साथ कंडीशन ऐसी हो गई कि हर्षवर्धन क्या हुआ कि लास्ट रूलर रहा, लास्ट सेंट्रलाइज रूलर रहा, और जैसे ही इसको पुलकेशिन सेकंड ने डिफीट किया, वैसे ही क्या हुआ, राजपूत पीरियड आ गया। राजपूत पीरियड का मतलब है कि छोटे छोटे राजा आ गए, हर गांव में एक राजा, हर दो गांव में एक राजा। इसका मतलब यहाँ पे हम क्लियर ये समझ सकते हैं कि राइज ऑफ फ्यूडलिज्म, राइज ऑफ फ्यूडलिज्म। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि जो राइज ऑफ फ्यूडलिज्म हुआ वो गुप्ता पीरियड से स्टार्ट हुआ, लेकिन उसको पिक या प्रमोशन कहाँ मिलेगा, तो राजपूत पीरियड में मिलेगा। तो इससे बढ़ के हम एक चीज और समझेंगे यहाँ पे कि अगर फ्यूडल लॉर्ड्स बढ़ गए तो आप एक चीज समझिए कि इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, और इकोनॉमी जब डाउन हो जाएगी तो एक्सप्लॉइटेशन बढ़ जाएगा, और एक्सप्लॉइटेशन बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं ये बात तो क्लियर है कि स्टेट क्या हो रहा है, तो स्टेट प्रॉस्परस नहीं है। और स्टेट प्रॉस्परस नहीं है, इसका मतलब स्टेट की पावर डाउन हो चुकी है। और स्टेट की जब भी पावर डाउन होगी, इसका मतलब ये है कि जो सेंटर पावर है या सेंट्रल पावर है वो डाउन हो चुका है। और जब सेंट्रल पावर डाउन हो चुका है तो यहीं पे क्या होगा, फॉरेन इन्वेजन बढ़ जाएगा। और इसी फॉरेन इन्वेजन में एक आक्रांता है जिसका नाम है महमूद गजनवी। तो अब स्टार्ट करेंगे, ये हमारी बैकग्राउंड रही। और इस बैकग्राउंड के साथ हम कंडीशन ये देखेंगे कि अब महमूद गजनवी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और महमूद गजनवी क्या करेगा, सबसे बढ़कर आप एक चीज समझिएगा कि ये महमूद गजनवी आगे आएगा, इंडिया आएगा। और इंडिया क्यों आएगा, क्योंकि इंडिया की पावर वीक हो चुकी है। और इंडिया की पावर वीक हो चुकी है मतलब कि दिल्ली जो सिस्टम है, जो कंट्रोल सिस्टम है, हर्षवर्धन के बाद से वो सारी चीज क्या हो चुकी है, बिखर चुकी है। और जब सारी चीज बिखर चुकी हैं तो इसी को लेकर पहला आक्रांता, पहला इन्वेडर कौन आएगा, महमूद गजनवी आएगा। और महमूद गजनवी जब आया तो सबसे पहले आप एक चीज समझिएगा कि महमूद गजनवी की थोड़ी बैकग्राउंड समझ लीजिए। तो महमूद गजनवी के साथ क्या है, तो महमूद गजनवी के जो एंसेस्टर रहे, पूर्वज रहे, उन्होंने गजनी डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट कर दी। गजनी डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट कर दी कहाँ पे, तो अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में गजनी डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट है। और वहीं पे देखिएगा सुबुक्तगीन के बाद, सुबुक्तगीन के बाद जो सबसे पहला रूलर बना उसका नाम है महमूद गजनवी। अब सबसे कंडीशन ये है कि स्टेट के पास इनकम हो तो इन्वेडर नहीं होगा, सबसे पहली कंडीशन तो यही है। लेकिन याद करिए कि ये अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान के साथ कंडीशन ये है कि ये क्या है, जोग्राफिकली कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब कि रिसोर्सफुल कंट्री नहीं है। और जब अभी आप अगर ठीक से समझना चाहें तो तालिबान को देख लीजिए। अब तो अफगानिस्तान क्या है, रिसोर्सफुल कंट्री नहीं है। और रिसोर्सफुल जब कंट्री नहीं है तो सबसे बड़ी बात आप यही समझिएगा कि स्टेट बिना इनकम के तो नहीं चलेगा। और स्टेट जब बिना इनकम के नहीं चलेगा तो सबसे आगे बढ़ के आप एक चीज समझिएगा कि स्टेट को चलाने के लिए इनकम चाहिए, इकोनॉमी चाहिए, मनी चाहिए, टैक्स चाहिए। और अगर ये चीजें चाहिए तो कहीं ना कहीं से ये चीजें को उठाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। और इसी को लेकर क्या वो बैठता है, बढ़ता है भारत की ओर। लेकिन उसके पहले यहाँ पे समझिए कि वहां पे दो ही चीज फेमस है। एक की आप अफीम पीजिए, जैसे तालिबानी आप समझ सकते हैं, तो अफीम पीजिए, ओपीएम पीजिए। और दूसरा क्या है कि उसके जोग्राफिकल लोकेशन में वेपन्स, मतलब हथियार उठाइए, वायलेंस करिए, लूट मार करिए, प्लंडरिंग करिए और अफीम पीजिए। और जब ऐसी चीजें हैं तो कहीं ना कहीं स्टेट को चलाने के लिए इनकम तो चाहिए।
और इसी को लेकर वो कहानी स्टार्ट हो जाती है सुबुक्तगीन के समय। और सुबुक्तगीन अटैक कर देता है कहाँ पे? इंडिया में। सुबुक्तगीन अटैक कर देता है इंडिया में, और जब सुबुक्तगीन अटैक करता है इंडिया में तो पंजाब का वो एरिया है, और पंजाब के उस एरिया में जो शासक है उसका नाम है जयपाल शाह। जयपाल शाह यहाँ का शासक है, और जयपाल शाह के साथ हिंदुशाही डायनेस्टी है। हिंदुशाही डायनेस्टी का यहाँ पे शासन है, और हिंदुशाही डायनेस्टी का यहाँ पे शासन है, तो उसका नाम है जयपाल शाह। तो यहाँ पे वॉर होता है किससे? सुबुक्तगीन से। तो सुबुक्तगीन की सेना पंजाब की तरफ और जयपाल शाह की सेना। लेकिन जब जैसे ही वॉर स्टार्ट होता है वहीं पे देखिएगा बर्फीला तूफान आ जाता है, स्नो स्टॉर्म आ जाता है। और जब स्नो स्टॉर्म आ जाता है तो कंडीशन ऐसी बनेगी कि ये लोग तो कैपेबल हैं क्योंकि जोग्राफिकल कंडीशन है, और दूसरा कि पंजाब के रूलर और उनकी आर्मी उसको हैबिचुअल नहीं है, उस एनवायरनमेंट के हैबिचुअल नहीं है। इसी तरह जयपाल शाह की आर्मी पीछे लौट जाती है, और जैसे ही जयपाल शाह की आर्मी पीछे लौटती है इस सुबुक्तगीन का बढ़त आगे बढ़ जाता है। और जब आगे बढ़ जाता है तो पंजाब के कुछ पार्ट्स पे इसका कंट्रोल है, और उसके बाद की कहानी शुरू होती है। उसके बाद जो रूलर आता है उसका नाम क्या है? तो महमूद गजनवी। अब महमूद गजनवी आता है। महमूद गजनवी आता है तो वही सुबुक्तगीन के जो भी वॉर थे उसी लड़ाई को आगे बढ़ाता है, और उसी लड़ाई को आगे बढ़ाता है। तो इसका मुकाबला किससे होता है? जयपाल शाह से होता है। हिंदुशाही डायनेस्टी का रूलर है जयपाल शाह, और यहाँ पे गजनवी क्या करता है? तो जयपाल शाह को डिफीट कर देता है। और जैसे ही जयपाल शाह डिफीट होता है, गजनवी से डिफीट होता है, एक छोटे बच्चे से डिफीट होता है, वैसे ही जयपाल शाह को ये चीजें बहुत, उसका सेंटिमेंट बहुत हर्ट होता है। और जैसे ही उसका सेंटिमेंट हर्ट होता है तो वहीं पे वो क्या करता है? अपनी जलती हुई चीता जलाता है, और जलती हुई चीता जलाता है, और फाइनली उसकी मृत्यु हो जाती है। मिडिवल टाइम में आप एक चीज देखिएगा, जितने भी राजपूत रूलर रहे वो सारे के सारे राजपूत रूलर क्या करते थे? तो एथिकल लड़ाई लड़ते थे, मतलब कि पीठ पीछे वार नहीं करेंगे, निहत्तों पे वार नहीं करेंगे। और उसी का सबसे बड़ा नाम, एक एग्जाम्पल बना जयपाल शाह। एक बच्चे से हार कर इसने क्या करी? अपनी चीता जलाई। ठीक है, तो फाइनली अगर आप देखें तो अगर पंजाब पे अब किसका कंट्रोल है? तो महमूद गजनवी का पंजाब पर कंट्रोल है। और जब पंजाब पर कंट्रोल है, चूंकि उसको क्या चाहिए? गजनी को चलाने के लिए, अफगानिस्तान में अपने स्टेट को चलाने के लिए पैसा चाहिए। और जब पाकिस्तान, जब उसको पैसा चाहिए तो कहीं ना कहीं कंडीशन ऐसी चीज हो गई है कि अब वो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि एंशिएंट हिस्ट्री का जो लास्ट देखिएगा, बिगिनिंग ऑफ प्री मिडाइवल हिस्ट्री जब आप देखेंगे तो वहां कंडीशन एक बन रही है कि यहाँ पे अब सेंट्रल पावर खत्म हो चुका है। और सेंट्रल पावर खत्म हो चुका है तो राइज ऑफ फ्यूडलिज्म है, छोटे छोटे राजा हैं, हर दो गांव में एक राजा है, तो इनमें यूनिटी तो नहीं होगी, यूनिटी तो इनमें नहीं होगी। और यूनिटी नहीं होगी तो इसीलिए आप देखिएगा कि ये आगे बढ़ के क्या करेगा? इन एरिया पर कंट्रोल करेगा। और सबसे बड़ा उसने एक स्टेटमेंट दिया कि वो पहली बार आया, और आते ही उसने क्या करा? तो उसने नागरकोट के मंदिर को लूटा। उसकी पहली जो अटैक रही 1009, और इसमें उसने नागरकोट टेम्पल को लूटा। और नागरकोट टेम्पल को लूटने के बाद अपने कमांडर से कह रहा है कि पता करो इंडिया में और बैंक कहाँ कहाँ है। इसका मतलब जरा समझिए कि इंडिया में और बैंक कहाँ कहाँ है। इसका मतलब क्या वो पीएनबी की बात कर रहा है? क्या वो स्टेट बैंक की बात कर रहा है? नहीं, वो किसकी बात कर रहा है? टेम्पल की बात कर रहा है। वो टेम्पल की बात करने का मतलब समझिए कि एंशिएंट टाइम में, गुप्ता पीरियड के बाद कंडीशन ऐसी हो गई है कि ये सारे टेम्पल क्या होते थे? तो सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटी। और ये ऑल एक्टिविटी क्या थी? तो मंदिर ही डिसाइड करते थे इकोनॉमी, मंदिर ही डिसाइड करते थे पॉलिटी, और मंदिर ही डिसाइड करते थे सोसाइटी। और अगर एक बात और अच्छे से कहें तो मंदिर भी डिसाइड करते थे कल्चर। कल्चरल इवेंट आज भी आपने गांव में देखा होगा, बहुत अब तो कम हो गए ऐसे, कि मंदिर के आसपास मार्केट लग रही है। और मंदिर के आसपास मार्केट लग रही है, इसका मतलब समझिए कि एंशिएंट टाइम में मंदिर क्या करते थे? ये सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करते थे। और जब सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे तो टेम्पल बहुत प्रॉस्पेरस होगा, इसके पास इकोनॉमी होगी, पैसा होगा। इसीलिए उसने कहा कि पता करो और बैंक इंडिया में कहाँ कहाँ है, और इसी को लेकर वो क्या करेगा? कंप्लीट टेम्पल पे अटैक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ पे कम्युनलिज्म फैलाने वाला था, वो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि टेम्पल के पास मनी थी, और टेम्पल के पास जब मनी थी तो वो कहाँ अटैक करता था? टेम्पल पे अटैक करता था। तो पहला अटैक उसने कहाँ किया? तो नागरकोट पे किया।
फिर उसके बाद वो आगे बढ़ेगा तो मथुरा पर अटैक करेगा, मथुरा टेम्पल पर अटैक करेगा 1018 में। फिर आगे वो बढ़ेगा तो 1018 से आगे बढ़ के वो क्या करेगा, सबसे बड़ी लूट करेगा, और सबसे बड़ी लूट कहाँ होगा, सोमनाथ 1025। सोमनाथ टेम्पल गुजरात में, सोमनाथ टेम्पल पे अटैक करेगा, और कहा जाता है कि सोमनाथ टेम्पल को, सोमनाथ मंदिर को, सोमनाथ टेम्पल को सिटी बैंक कहा जाता था। सिटी बैंक मतलब शहरों का बैंक, इसका मतलब कि इसकी इकोनॉमी क्या होगी, बहुत प्रॉस्पेरस होगी, और इकोनॉमी बहुत प्रॉस्पेरस होगी तो सबसे बड़ी उसकी लूट मानी जाती है सोमनाथ टेम्पल की। और इसके बारे में मिथ कह लें या आप समझिए कि इंडिकेशन कह लें, कहा यह जाता है कि सोमनाथ मंदिर की जब लूट हुई तो 11 कैमल पर, 11 ऊंटों पर इस खजाने की कीज, चाबियां लाद कर गई। अब समझिए इतनी बड़ी लूट थी कि हिस्टोरियन ने ये स्टेटमेंट दिया, इसका मतलब सोमनाथ टेम्पल से वो क्या होगा, बहुत उसको प्रोस्पेरिटी मिली होगी। तो इस तरह से फाइनली वो 1025 में सोमनाथ टेम्पल लूटता है और फिर चला जाता है, और जाते टाइम 1027 में वो जाटों पर अटैक करता है, और जाटों पर अटैक करके उसको क्या करता है, डिफीट करता है, और 1030 में उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे समझिए डेथ में दो मिथ चलती है। पहला ही आप समझिए, एक मिथ ये है कि कहा जाता है कि वो पागल हो गया, दूसरा मिथ ये है कि ये कहा जाता है कि उसके पास इतना ज्यादा धन हो गया कि बार बार वो आधी रात को अपनी ट्रेजरी को ओपन कर कर बार बार अपने धन को देखता था, बार बार अपनी इकोनॉमी को देखता था। तो बहुत सारे इकोनॉमी को देखते देखते वो क्या हो गया, तो पागल हो गया, और पागल होने के साथ ही 1030 में उसके क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, तो ये रहा महमूद गजनवी। अब सबसे बड़ी बात एक चीज और समझिएगा कि महमूद गजनवी सेंट्रल एशिया का क्या है, सुपर स्टार है, लेकिन भारत में, इंडिया में क्या है, वो रॉबर है, लुटेरा है। और लुटेरा क्यों है, तो यहाँ पे कंडीशन एक चीज समझिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि कॉन्सेप्ट यहीं पे है, अभी तक फैक्चुअल चल रहे थे, कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। देखिए अब क्या है, उसके पास रिसोर्सेस नहीं है, और रिसोर्सेस नहीं है तो उसकी आर्मी इंडिया क्यों आएगी, भारत क्यों आएगी। जब तुम्हारे पास रिसोर्सेस नहीं है तो आर्मी कैसे काम करेगी, आर्मी विदाउट पेमेंट तो काम नहीं करेगी। तो इसने एक दिमाग लगाया, महमूद गजनवी को बोला जाता है कि उसको रिलीजन से खास मतलब नहीं था, लेकिन वो रिलीजन को यूज करना जानता था। जब भी आप किसी रिलीजन को नहीं समझते हैं और उस रिलीजन के नाम पे मर मिटने को तैयार होते हैं, तब वो रिलीजन क्या है, ओपियम है। मार्क्स ने उसको क्या कहा, अफीम कहा, धर्म को अफीम कहा, तो इस सेंस में कहा। और इसी को वो क्या समझ रहा है, महमूद गजनवी समझ रहा है। तो जब उसकी आर्मी की बात हुई तो आर्मी को वो क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि चलो इंडिया, इंडिया लूट के वो सारी चीजें लाएंगे, लेकिन उसके पास इनकम नहीं है, स्टेट के पास इनकम नहीं है कि वो पेमेंट दे। और जब पेमेंट की इनकम नहीं है तो यहीं पे एक वो स्टेटमेंट देता है, पहला ये कि वो एक नारा देता है, उस नारे का नाम है जिहाद, ठीक है। और दूसरा वो देता है खम्स लॉ, हिंदी में खुम्स लॉ, इंग्लिश में खम्स लॉ, ठीक है। अब जिहाद का मतलब जरा समझिए, जिहाद का मतलब ये है कि अपने रिलीजन की रक्षा के लिए अपने रिलीजन के नाम पर लड़ना। अब अपने रिलीजन के नाम पे लड़ना, इसका मतलब ये लोग मुस्लिम लोग थे और ये इंडिया पे अटैक कर रहे थे, राजपूत पीरियड उस टाइम शुरू हो चुका है, तो इंडिया पे अटैक करेंगे तो यहाँ पे मेजोरिटी किसकी होगी, हिंदू की। तो वो अपनी आर्मी को इस बात पे कन्विंस कर ले रहा है कि आप क्या करेंगे, आप इंडिया जाएंगे तो धर्म के नाम पे युद्ध करेंगे, और रिलीजन के नाम पे आप वार करेंगे। तो आप रिलीजन के नाम पे ये वार करेंगे तो ऐसा माना जाता है, वो उस टाइम कह रहा है कि रिलीजन के नाम पे जब आप वार करेंगे और अगर आपकी डेथ हो गई, तो अगर आपकी डेथ हो गई तो हम आपको क्या देंगे, जन्नत। मीन्स मुस्लिमों में ये उस टाइम मान्यता रही, ऐसा कह रहा है वो कि जब आप जिहाद के नाम पे वॉर करेंगे और मरेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जन्नत। तो लोग ऐसे भी अफीम मार के तो मस्त हैं, और अफीम मार के मस्त है तो उतना दिमाग कहाँ काम करता। तो फिर वहीं पे क्या है, जिहाद का नारा लेकर वो जन्नत की ओर बढ़ रहे हैं। और जब भी अगर उनको पता है कि हमें क्या है, मरना है, क्योंकि हमें अटैक करना है, हम रिलीजियस वॉर कर रहे हैं, तो उनकी जो अटैकिंग पावर होगी वो बहुत ही अग्रेसिव होगी। और जब बहुत ही अग्रेसिव होगी, और दूसरा उसने लालच दिया कि अगर क्या करेंगे, अगर हम इंडिया को डिफीट करेंगे, टेम्पल पे कैप्चर करेंगे, तो सबसे बड़ा पॉइंट ये होगा, इस लूट का जो धन होगा, जैसे टेम्पल वो लूट रहा है, तो लूट का जो धन होगा उसका 1/5 पार्ट किसके पास होगा, तो महमूद गजनवी के पास होगा, किंग के पास होगा। और 4/5 पार्ट किसके पास होगा, तो ये आर्मी के पास होगा। तो आर्मी दो वजह से आ रही है, एक तो वो जीत जाएंगे तो उनको धन मिल जाएगा, और हार जाएंगे तो उनको जन्नत मिल जाएगी।
और इसी रिलीजन का बहुत प्यारा यूज किसने किया, तो महमूद गजनवी ने। फरिश्ता लिखता भी है कि महमूद गजनवी कोई रिलीजन नहीं मानता था, लेकिन आगे बढ़ के उसने ये भी लिखा कि वो रिलीजन को यूज करना जानता था। और इसी को लेकर ये सारी बात होंगी। लेकिन यहाँ पे दो चीजें, यहां तक ये सारी कॉन्सेप्चुअल स्टोरी। अब एक चीज और समझिए कि महमूद गजनवी जब इंडिया आया तो उससे बढ़ के सबसे बड़ी बात ये हुई कि महमूद गजनवी जब इंडिया आया तो मुस्लिमों के साथ सूफियों की या सूफिज्म की एंट्री हुई। कहां पे, इंडिया में। ठीक है, आप जाते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम आपने सुना होगा, ख्वाजा दरगाह जाते हैं आप, तो वो चिश्ती जो संप्रदाय है, चिश्ती जो सेक्ट है, जो सूफिज्म है, अगर ठीक से आप समझे तो मुस्लिम जो सेंट है, मुस्लिम जो संत है, उन्हीं को हमने क्या कहा, सूफी। तो पहली बार गजनवी के साथ इंडिया में एंट्री हुई किसकी, तो सूफिज्म की। और दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट कि गजनवी के अटैक से गजनवी ने क्या किया, इंडिया में पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट कर दिया। पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट कर दिया, इसका हिंदी है राजनीतिक शून्यता। कि अब जो छोटे छोटे जो राजा थे, अगर आप ध्यान से समझे तो छोटे छोटे जो राजा थे, उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि इनके अंदर यूनिटी नहीं थी, पावरफुल भी नहीं थे। तो ये गजनवी के अटैक का सामना कैसे करते। तो सबसे बढ़ के क्या हुआ, गजनवी ने कंटिन्यू जब अटैक किया तो ये सारे कंट्रोल खत्म हो गए, सारे एरिया के कंट्रोल खत्म हो गए। और जब सारे एरिया के कंट्रोल खत्म हो गए तो अब कोई ऐसा रूलर पावर है ही नहीं, छोटे लेवल पे भी बड़ा रूलर है ही नहीं जो क्या करे, पॉलिटिकल कंट्रोल कर पाए अपने क्षेत्रों पे। और वहीं से कंडीशन देखिएगा, पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया। और इंडिया में जब पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया तो यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आएगा, इमरजेंस ऑफ न्यू राजपूत पीरियड। बड़े बड़े राजघराने बनने लगे। आप अकबर को जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे महाराणा प्रताप है, तो महाराणा प्रताप बड़े राजा, बड़ा नाम। और सबसे बड़ी बात, बाबर के टाइम हम आपको पढ़ाएंगे राणा सांगा को। तो इतने बड़े बड़े जो राजा आ रहे हैं, महाराजा आ रहे हैं, तो उसका रीजन कौन है, गजनवी। क्योंकि छोटे छोटे जो कंट्रोल था उसको उसने क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया, डाउन कर दिया। और डाउन कर दिया तो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गई। और पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गई तो इमरजेंस ऑफ न्यू राजपूत पीरियड। अब क्या है मिडिवल हिस्ट्री में, अब बड़े बड़े राजघराने आ जाएंगे। और बड़े बड़े राजघराने आ जाएंगे तो चीजें आगे बढ़ेंगी। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी रही किसकी, तो गजनवी की रही। आप देख के बताइएगा आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।